Hello everyone, welcome to the selection classes. So this is the part 5 of the series in which I am going to discuss top 100 questions for the upcoming Z examination, and these questions are important and they have important concept, and might be possible you can see the same concept or the repetition of the concepts in the upcoming examination. And if you are preparing for MBA examination, then you can connect with the selection classes. So moving to the first question of the video. So we have the first question of the video, and it is saying if the area of a circle image a chord of length 6 root 3. So there is a circle, in which there is a chord of length 6 root 3. Unit subtends an angle of 120 degree at a point on the circumference of the circle. Right, so there is a point and it is making an angle of 120 degree at the point, any of the point, right? 120 degree. So now it is saying that we have to find the k if the area is k pi. So area अगर k pi है तो ये कितना यहाँ पे k वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकता है, राइट? सो अगर मैं इस बात को देखता हूँ कि यह यहाँ पे 120 डिग्री अगर ये बना रहा है सरकमफेरेंस पे, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये डबल बनाएगा 120 डिग्री. कितना बनाएगा? 120 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री बनाएगा, राइट? डबल ऑफ दैट 120, 240 डिग्री, राइट? सो इट इज मेकिंग 240 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया के लिए रेडियस होना जरूरी है. तो इफ आई कंसिडर आर एंड आर, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 240 डिग्री का है. एंड इफ आई वांट टू सॉल्व फॉर आर, ठीक है, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन से कर लेते हैं. अब देखो यहाँ पे एक पंगा है, जो मैंने ये फिगर ऐसा क्यों बनाया है आपको पता चलेगा कि अगर ये सेंटर पे 240 डिग्री बन रहा है फॉर एग्जांपल, राइट? अब इस बात को समझना कि अगर मैं सेंटर को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे सेंटर से सरकमफेरेंस मतलब कॉर्ड पे कोई भी, इस कॉर्ड को मैं ए बी नाम देता हूँ, एंड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं एम पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये एंगल जो होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा. मतलब इधर भी ये पूरा ट्राइंगल इधर कंप्लीट हो रहा है बी पॉइंट पे, तो ये एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए. तो 240 का आधा पार्ट 120 होगा, राइट? और ये 90 होगा. तो डू यू थिंक दिस फिगर इज पॉसिबल? एक्चुअली ऑफ कोर्स नॉट. व्हाई सो? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ट्राइंगल की वो यहाँ पे वायलेट हो गई. तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो ट्राइंगल है ये ऐसे तो नहीं बनेगा, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर वो ये नहीं सोचेंगे और हो सकता है यहाँ से आंसर निकाल दें, हो सकता है आंसर गलत आ जाए. तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था कि यहाँ पे गलती होने के ऑफ कोर्स चांसेस है, राइट? तो अब ये दूसरे तरीके से इस फिगर को हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो होपफुली आपके चेक पॉइंट समझ में आया होगा. अब मैं क्या करूँगा, इसी सर्कल में इसी कॉर्ड पर 6 रूट 3 हम इधर की तरफ भी इस एंगल को बना सकते हैं. तो अगर ये एंगल यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है तो बाय द साइक्लिक प्रॉपर्टी, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर इस एंगल या इस कॉर्ड पे दूसरे अपोजिट सेगमेंट में अगर एंगल बनाता हूँ, तो बाय द क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी, और क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है. इफ इट इज 120 देन दिस हैज टू बी 60 डिग्री, राइट? अब ये 60 हो गया, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा अब वो डबल बनेगा, एंड दैट वुड बी 120 डिग्री. होपफुली यू गॉट इट. और मैंने आपको इतनी बार बता रखा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, इसमें एंगल 120 दिख रहा है और गलती से दोनों साइड्स बराबर हो गई 120 के एडजेसेंट, तो जो सामने वाली साइड होती है वो r रूट 3 होती है, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 रूट 3 है. सो इवन बाय द कंपैरिजन आई कैन से r की वैल्यू 6 होने वाली है, ठीक है? r की वैल्यू 6 होते ही तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 6 स्क्वायर, सो 36 पाई. होपफुली यू गॉट इट. नाउ एरिया आपको दे रखा है के पाई के इक्वल, सो बाय द कंपैरिजन के की वैल्यू 36 आ जाएगी. सो मैंने आपको चेक पॉइंट भी बताया और मैंने आपको ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया. आप इसको कोशिश करेंगे,
आपको इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, आंसर आएगा। बट ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि कभी भी आपके पास ट्राइंगल के अंदर 120 है और एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल है, तो सामने वाली साइड हमेशा r√3 होगी। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, राइट? होपफुली यू गॉट इट। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द लास्ट टू डिजिट, राइट? तो ये कंसेप्ट बहुत एग्जाम में पूछा नहीं गया है काफी टाइम से, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। 73 की पावर 125, ठीक है। तो लास्ट टू डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली कि लास्ट टू डिजिट के लिए आपको बेस जो नंबर है उसमें लास्ट टू डिजिट चाहिए, तो मतलब 73 पूरा का पूरा रोल प्ले करने वाला है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 पे एंड होता है। हाँ, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है बेस में और ये 1 पे एंड हो रहा है, हाँ, ये 1 पे एंड हो रहा है, तो इसकी पावर कुछ भी है, फॉर एग्जांपल EFGH कुछ भी पावर है, तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट टू डिजिट में 1 आना तो मैंडेटरी है। और टेंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा, दैट इज D/H का प्रोडक्ट आएगा। ये बहुत जरूरी बात है, ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की बात है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि नीचे अगर 1 बन जाए तो मेरा काम हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स आई कैन मेक 1 बिकॉज 3 की पावर 4 जो है वो 1 होता है, राइट? 1 इन द सेंस 3 की पावर 4 81 होता है, तो आई कैन मेक 1 एट द यूनिट प्लेस। तो उसके लिए मुझे 73 की पावर कम से कम 4 करना पड़ेगा, एंड 4 को अगर मैं लिखूंगा तो 31 इंटू 4 120, ये इस तरह से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 73 की पावर 4 करना इट इज नॉट सो इजी। उसके लिए हम क्या करेंगे, 73 का स्क्वायर इंटू 73 का स्क्वायर, एंड उसके बाद 31 की पावर 73, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 73 के जो स्क्वायर है, या तो आप स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए, या फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि 100 से अगर मैं 73 को मेजर करता हूँ तो बचेगा आपके पास 27। तो जो 27 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होंगी वो 73 के स्क्वायर की भी लास्ट डिजिट होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इसको 27 का स्क्वायर, आई थिंक जनरली सब जानते हैं जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज 729। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। 73 का स्क्वायर चलो मैं एक बार आपके लिए बता ही देता हूँ। स्क्वायर करना भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको पता है। 7 और 3 को इस तरह से स्प्लिट कर लीजिए, 3 3 जा 9, बचेगा आपके पास 0 कैरी में, तो 7 3 जा 21 का डबल 42, एंड 4 एंड 7 7 जा 49 और 553, तो 5329 आएगा। बट मुझे लास्ट 2 डिजिट में इंटरेस्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया 29 आने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको 29 और 29 से रिप्लेस कर दीजिए। आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से ही फर्क पड़ता है, इसके अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। अब 29 और 29 दैट इज 841 होता है, 31 इंटू 73। अब 841 जो आपके पास आया है, 841 की पावर 31 इंटू 73, यही तो मतलब है। सॉरी 31, हाँ ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि लास्ट 2 डिजिट पे ही फोकस करना है। 41 की पावर 31 इंटू 73। सो व्हाट आई टोल्ड यू, हमको बेस में 1 मिल गया, तो इसका यूनिट प्लेस तो 1 पे एंड होगा। इसका टेंस प्लेस कहाँ पे होगा, तो इट इज 4 और इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 का, राइट? तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 1 पे, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 1 पे बाय द रूल जो मैंने आपको सिखाया, दैट इज यूनिट बेस पे 1 आना मैंडेटरी है, डी की मल्टीप्लाई हम करते हैं एच में, राइट? तो इसी कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1 दैट इज 41। तो यहाँ पे 41 आएगा इंटू 73। अब 41 और 73 को मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में 3 आना मैंडेटरी है, एंड टेंस प्लेस के लिए अंदर अंदर बाहर मल्टीप्लाई करो, बाहर बाहर, तो 4 3 12 प्लस 7 तो 19। 19 का मतलब 93 इसका राइट आंसर आएगा, एंड वी कैन सी ऑप्शन नंबर 1 इज अवेलेबल विद अस। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट मैंने अपलोड भी किया हुआ है अपने चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं, सो दैट यू कैन कम टू नो कि क्या इसके पीछे के कंसेप्ट है। बिकॉज इट इज नॉट एवरी टाइम कि आपको लास्ट में ऐसा नंबर मिलेगा जहाँ पे 1 बना सकते हैं, आपको 2 भी मिल सकता है, तो 2 पे 1 बनाना मुश्किल काम है, तो उसमें 2 की पावर 10 का कंसेप्ट यूज करते हैं। आप इसका डिटेल वीडियो देख लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have the next question, and in this question we have to calculate the minimum value of the given expression, that is x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये तो देखो स्क्वायर नंबर है, तो जो भी मिनिमम है वो एक्स वाई, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ, मैंने कितनी बार इस ग्राफ के बारे में चर्चा करी है अपने चैनल पे, तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं बेसिकली, ठीक है। कोई भी नंबर है यहाँ पे पी क्यू, जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है।
तो अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में देखता हूँ तो बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, तो अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, वाई वाई, तो जो भी है आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो 3,3 मिलेंगे, ये एक्स -3,3 मिलेगा, ये -3 मिलेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 3, -3, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो मिनिमम के लिए आपको यहाँ पे इस नंबर को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ये फ्लैट लाइंस बन रही हैं, तो x की वैल्यू आप कहीं से भी देखिए 3 ही रहेगी, माइनस लीजिए प्लस लीजिए, इट इज अप टू अस, 9 मिलेगा, ये भी 9 मिलेगा, प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक्स वाई क्या लेंगे, तो आपको मिनिमम करने के लिए एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा। अगर दोनों प्लस प्लस ले लिए तो ये नंबर बढ़ जाएगा, आपको कम करना है। तो एक को मैं 3 ले लेता हूँ तो दूसरे को -3 ले लेते हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो 18 माइनस 3, 3 जा 9, 5 जा 45, -27 इसका राइट आंसर है। आप इसको बाकी और तरीके से करिए, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप बल्कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये इसका सही तरीका या फिर इजी तरीका है करने का, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगी या फिर मैक्सिमम मिलेगी, डिपेंडिंग आप कौन सी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है नॉन नेगेटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, तो जो भी मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे असाइन करोगे वही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू, या फिर आपने पढ़ा होगा तो रिवाइज हो जाएगा। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द गिवन इक्वेशन, दैट इज 9 कर्ली ब्रैकेट एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिंट बोलते हैं जिसको, x, एंड सो वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब देखो एक बात आपको समझना है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी लाइक नंबर का, जैसे 2.33 कुछ भी फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट जिसको बोलते हैं, ये हमेशा 1 और 0 के बीच में लाई करता है। 0 हो गया तो फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, 1 हो गया तो नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा भाई, है ना भाई। अगर आपने लिख दिया 2.0 तो ये तो इंटीजर हो गया, आपने लिख दिया 2.1, 2.1 तो मतलब आपने अगर इसको 1 कर दिया तो ये नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 पॉइंट ऐसे 999999 चलता रहेगा, बट 1 होते ही आपके पास अगला इंटीजर तैयार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई भी जो नंबर होता है इंटीजर, या कोई भी जो नंबर है, इसको आप दो मतलब इसमें डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज जो नंबर होता है वो इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में जा सकता है। हाँ, जैसे मान लो कोई नंबर है 2.3, तो आप इसमें 2 प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे ले सकते हैं 0.3। होपफुली इट इज क्लियर। तो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, या इसी टेक्निक को यूज करता हूँ, सो सॉल्व द आंसर, राइट। चलिए, तो इफ आई गो फॉर लाइक आई एम यूजिंग द सेम, सो 9x, ये इसको एक काम करता हूँ, इस करली ब्रैकेट को जो है वो मैं आई लिख देता हूँ, आई बोले तो, या एफ लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को एफ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आगे वाली लाइन से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया ना, एक्स कैन बी रिटन एज इट इज इंटीजर पार्ट प्लस करली ब्रैकेट पार्ट, और आई कैन से फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ये, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस इस तरह से, ठीक है, प्लस ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे इसको मैं 9f लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मोड एक्स या इंटीजर पार्ट प्लस ट्वाइस ऑफ एफ प्लस जिंट, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ एफ इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पे आप समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने इसको यूज़ किया, दैट इज 5f क्यों हो गया, सॉरी 5 नहीं होगा 7 होगा, आई थिंक माई कैलकुलेशन मिस्टेक इज एयर, तो ये 7f इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ये, ठीक है, ये बनेगा। तो एज आई टोल्ड यू, एफ की जो वैल्यू है, एफ की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, या एक काम ना करें, तो यहाँ से आपके पास इंटीजर की टर्म्स में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक्स को ही, एक मिनट, मैं इसको जिंट को हटाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई टू रिमूव जिंट सो दैट ये थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ से जो जिंट की वैल्यू है वो एक्स माइनस, जो जिंट की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है एक्स माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो आई कैन से 9 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ये करली ब्रैकेट, और आई कैन से ये आपके पास बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट।
तो 9f इक्वल्स टू 3x माइनस एफ, तो 10f इक्वल्स टू 3x। यहाँ से जो f की वैल्यू आएगी वो 3x अपॉन 10 आएगी। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है, एज आई टोल्ड यू, इट शुड लाई बिटवीन द 0 एंड 1 के बीच में आना चाहिए। तो f जो है वो 1 और 0 के बीच में आना चाहिए। तो f की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज 3x अपॉन 10। तो 3x अपॉन 10, 1 और 0 के बीच में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट वुड बी 0, एंड दैट वुड बी 3x लेस देन 10। तो आपके पास आपको एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू, बिकॉज हमको तो x में इंटरेस्ट है। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 0/3 x एंड 10/3, तो 0x और 3.3। तो x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करती है। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, राइट? सो इंटीजर वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, बिकॉज x आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3, तो अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करता हूँ तो कितने वैल्यूज आपके पास मिल रहे हैं? So that would be 3, I think. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। Hopefully it is clear. So we have the next question and it is saying that Mohan bought an article and markup by 50%. तो 50% से मार्कअप कर दिया, 50% का मतलब हो गया 1/2। तो अगर मार्कअप की बात करूं तो उसका 2x ले लेते हैं एंड सेलिंग प्राइस उसका 1x हो जाएगा। एंड ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हाँ, ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ, अच्छा मार्कअप किया, सॉरी, आई थॉट इसने मार्कअप की, मैंने सोचा डिस्काउंट दिया है तो मार्कअप के लिए तो इसका बेस चेंज हो जाएगा। हाँ, तो मार्कअप इज 50%, दिस इज मार्कअप। इसका मतलब अगर मैं इसके सीपी की बात करता हूँ 2x रहेगा, तो मार्कअप इसका होके 3x हो जाएगा। अब इसने क्या किया है, D% का डिस्काउंट दिया है और सेलिंग प्राइस पे मतलब जो है, और D% का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को अप्रोच करता हूँ तो इफ आई गो बाय द मार्कअप, सो सेलिंग प्राइस वुड बी 3x इंटू 1 माइनस D/100। एंड इसी को अगर मैं कॉस्ट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो 2x इंटू 1 प्लस D/100। होपफुली इट इज क्लियर, बिकॉज इन बोथ केसेस आई एम रीचिंग द सेलिंग प्राइस। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 माइनस 3D/100 इक्वल्स टू 2 प्लस 2D/100। तो सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से डी को एक तरफ लेके आएंगे तो 1 इक्वल्स टू 5D/100। तो यहाँ से डी जो है वो 20% आ जाएगा। इसका मतलब जो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 20% है, प्रॉफिट भी 20% कमा रहा है, राइट? तो व्हाट आई कैन से एक्चुअली कि अगर मैं CP/SP का रेशियो करता हूँ, CP/MP/SP, तो ये बोलता है यहाँ पे 2x आपने अज्यूम कर लिया, इसको 3x, तो इस पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट करना 20%। तो इस फ्रैक्शन को या इस रेशियो को मैं 20 और 30 में भी ले सकता हूँ। -20% करने पर आपको मिलेगा 24x। तो 24x पे आप देख लीजिए 20% प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसका 20% होगा 4x। तो वी आर डन विद द प्रॉब्लम। नाउ इट इज सेइंग दैट, ये बोलता है हमसे कि हाँ, had he brought the article at D%, let's say increase the mark price D% and give a discount of 2D%। मतलब यहाँ पे D की वैल्यू आपको पता ही चल गई है, क्वेश्चन में कुछ बचा वैसे है नहीं, बिकॉज आप खुद सोच के देखो कि अभी इसको D% कम पे खरीदा, तो -20% कम पे खरीदा, तो 20% ऑफ 20 वुड बी 4, तो 16x पे खरीदा। और उसने क्या किया, एंड इंक्रीज द मार्क प्राइस एंड इंक्रीज इट्स मार्क प्राइस बाई D%। तो यहाँ पे फिर से इसने 20% से इंक्रीज कर दिया, तो 20% कितना होगा इसका भी 3.2x, तो 19.2x हो जाएगा। एंड नाउ 2D% का डिस्काउंट दे रहा है, 2D% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है 40% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हाँ, इज गिविंग द 40% डिस्काउंट। तो अगर ये 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो 10% वुड बी 1.92 इंटू 4, 4 टू 8, 19 इंटू 4 76, 77, तो 7.78, 19.2, 7.78, 0, दिस इज 2, एंड यहाँ पे बचेगा 1, 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 18। सो 18 माइनस 7, 11x। तो ये तो प्रॉफिट तो नहीं हो रहा यहाँ पे, आई थिंक कुछ लैंग्वेज का पंगा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। भैया आपके पास आ रहा है ना 11.42x, तो इन दिस केस आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉफिट।
he gave discount of D%, got a profit of D. Had he bought the article for D% less and increase its mark price by D%, मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे इस वाले मार्क प्राइस का D% बढ़ा दिया है. हाँ, आई थिंक दैट इज अ केस, सो नो प्रॉब्लम इन दैट. आई एम गोइंग टू रीसॉल्व इट बिकॉज वहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको समझ के ही आता है कि यहाँ पे 16x हो जाएगा, इसका 20% फिर से बढ़ा दिया तो 20% ऑफ 30 वुड बी 6x, तो 36x. अब यहाँ पे 40% का ऑफ कर रहा है तो 10% ऑफ 36x वुड बी 3.6, तो 4 टाइम्स करेंगे तो 14.4. तो 14.4 करेगा तो 36 में से अगर ये 14.4 को माइनस करेगा सो दैट इज 0.6, 35, 21.6. ठीक है, तो 21.6. तो कितना परसेंट का आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है. हाँ, यू कैन सी 16x आपका बाइंग प्राइस है, 21.6 सेलिंग प्राइस, राइट. तो प्रॉफिट जो यहाँ पे हो रहा है दैट इज 5.6. 5.6x का सीधा सीधा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 5.6x अपॉन 16 इंटू 100. सो दिस इज नो यूज ऑफ x, इंटू अपॉन 10 कर देंगे, ये 10 हो जाएगा. एंड 4 4 जा 16, 4 से 14, एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एंड 2 7 जा, तो प्रॉफिट यहाँ पे 35% हो जाएगा. तो प्लीज़ एक बार इसको कोशिश करना. जो लैंग्वेज था यहाँ पे बड़ा क्रूशियल लैंग्वेज लिखा हुआ था, हालांकि थोड़ा सा हमें बोल सकते हैं एम्बिगस लैंग्वेज था, बिकॉज अगर ये प्रॉपरली लिखता तो एक बार में हो जाता. ठीक है, तो ये पता चल गया कि वो लॉस हो रहा था, बट अगर वहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा होता तो शायद से आंसर गलत होने के चांसेस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव. We have the next question and it is saying that how many number of real roots are there. So we have x की power 4, 3x cube plus 3x square plus 3x plus 2. तो एक बात यहाँ पे देखने में समझ में आती है, सब कुछ प्लस में है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू पुट करके देखूँ तो क्या कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आई कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को -1 रखते हैं तो -1 रखने पर ये प्लस का 1, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये प्लस का 2, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये -2 + 2 = 0. मतलब यहाँ से बात क्लियर हो गई, x + 1 इज अ फैक्टर. तो एक फैक्टर हो गया. क्या कोई और नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है. सो इफ आई पुट x = -2 तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस का 8, 3 जा 24, एंड 2 2 जा 4, 3 जा 12, प्लस का 12, एंड दिस इज -6 प्लस का 2. तो क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, 16 12 28 और तो 30, और 24 से 30. ठीक है, मतलब x = -2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, तो x + 2 इज ए फैक्टर. तो ये दोनों फैक्टर हो चुके हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसके फैक्टर हो चुके हैं तो इससे डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या क्या बचेगा आपके पास. तो x + 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, वी नीड टू डिवाइड इट बाय, और एक काम करते हैं सीधा सीधा x² + 2x + 3 से सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं, तो सो दैट ये एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा. तो x² + 2x + 3, और यहाँ पे x² + 2x + 3. भाई आपके पास x की पावर 4 बनाना है, तो मैं यहाँ पे x की पावर 4 बनाने का कोशिश करता हूँ. तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 प्लस का 2x³ प्लस का 3x². कितने x³ बचे हैं आपके पास, 3x³ मेरे पास ऑलरेडी x³ आ चुका है, तो क्या मैं इधर x मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा प्लस का x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x. तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा. जब +2 तो बच ही जाएगा आपके पास. तो लेट मी चेक एक बार, कुछ पंगा है क्या यहाँ पे. तो दिस इज x की पावर 4, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x². ये तो गड़बड़ हो गया, इसका मतलब डिवाइड ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे. क्योंकि अभी मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आ रहा है कि फिर डिवाइड ही करके देख लेते हैं. हाँ, तो डिवाइड करके देख लेते हैं. दैट इज x² प्लस 2x x² प्लस x² प्लस, ओहो हमने गलत, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई गड़बड़ कर दिया ना. ये जो मल्टीप्लाई आएगा बेसिकली, यहीं पे गड़बड़ हो गया. ये जो मल्टीप्लाई आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर दैट वुड बी x² प्लस 3x प्लस 2, ये आएगा. तो चलो कोई नहीं, अब मैं डिवाइड ही कर देता हूँ. तो x² प्लस 3x प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x², तो माइनस 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 0 0 0 0 0 0, तो वी आर लेफ्ट विथ 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 से आप बचेंगे, एंड अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूँ, 1 से मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही बचेगा x² प्लस का 3x प्लस का 2, सो माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -x²। हाँ, -x² का मतलब है कि यहाँ पे जो देखो रिमाइंडर माइनस का बच गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर एक तरह से देखा जाए, सोचने वाली बात है कि माइनस का x² बच गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके दो तो रियल रूट्स हैं, हाँ, दो तो इसके पास रियल रूट्स हैं, दैट इज x+1 और x+2 इसके फैक्टर है, तो 1 और 2 तो इसके -1 -2 इसके रियल रूट्स हैं, तो बाकी जो है वो सब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो यहाँ पे दो ही इसके रियल रूट पॉसिबल हैं, दो ही इसके रियल रूट पॉसिबल है, हाँ। तो एक ये तरीका है बेसिकली। अगर मैं एक और तरीके की बात करता हूँ, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अनदर वे, दैट इज x4 प्लस 3x³ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे वक्त ज़ाया हम कर सकते हैं। 3x² प्लस का 3 x प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे सारे के सारे, देखो अगर आपने डिस्कार्ड्स थ्योरम पढ़ी है, जहाँ पे आप साइन चेंज करते हैं, तो नो साइन चेंज, नो साइन चेंज फॉर पॉजिटिव, हाँ, फॉर पॉजिटिव x। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव x पे कुछ भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके 0 पॉजिटिव रूट्स हैं, तो कोई पंगा नहीं है, 0 पॉजिटिव रूट्स हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे f की जगह, x की जगह -x रखता हूँ, तो कितने साइन चेंज होंगे, दैट इज ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x³, ये होगा 3x², ये होगा माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे साइन चेंज कितने हुए माइनस रखने पर, तो आई कैन सी साइन चेंज आपके पास एक साइन चेंज प्लस से माइनस एक, फिर प्लस माइनस से प्लस 2, आप देखो ना, प्लस से माइनस एक साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस 2 साइन चेंज हुए, फिर प्लस से माइनस 3 साइन चेंज हुए, और ये फिर आपके पास 4 साइन चेंज हुए। कितने हुए, 4 साइन चेंज हुए। तो जो मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स हैं वो आपके पास 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4। बट जो रूल कहता है डिस्कार्ड्स का, ये बोलता है कि आपके पास जो भी कुछ रूट्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिफर बाय 2, तो दो दो के डिफरेंस पे चलते हैं, हाँ। तो पॉजिटिव रूट्स, नेगेटिव रूट्स, उसके बाद इमेजिनरी रूट्स। तो इस बात की तो गारंटी है, पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, तो या तो इसके 4 रूट नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर 2 रूट नेगेटिव हो सकते हैं, तो 0, दो दो के डिफरेंस पे चलेंगे। तो अगर आपके पास 4 के 4 रूट नेगेटिव है, 4 के 4 रूट नेगेटिव है, तो ये 0 इमेजिनरी देगा। अगर 2 रूट नेगेटिव है तो 2 इमेजिनरी हो, क्योंकि 0 पॉजिटिव है, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। और 0 के 0 अगर नेगेटिव है तो चारों के चारों इमेजिनरी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइन चेंज से पता चलता है। डिस्कार्ड्स बोलते हैं इसको, डिस्कार्ड्स, डिस्कार्ड साइन चेंज। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे अभी सॉल्व करके बताया था कि x+1 और x+2 तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी केस पॉसिबल नहीं है, ये 0 तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इसके 2 नेगेटिव रूट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता चला, ओनली। इसका मतलब 2 इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, अगर आपके पास ये तरीका आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये आप सीख लीजिए डिस्कार्ड्स थ्योरम, जो साइन चेंज के बारे में बोलता है। आपको एक बार f(x) सॉल्व करना है, एक बार f(-x) सॉल्व करना है, तो जितने भी आपके पास साइन चेंज होते हैं उतने नेगेटिव रूट्स या पॉजिटिव रूट्स पॉसिबल है। तो आई थिंक इन बोथ केसेस आई एम गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have another question, and it is saying that f(x) is a function that is square root of x+2, x-3, x-7 and x-11, right? And is a real valued function. So how many integers are not in the domain of f(x)?
ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ पे जरूर से पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है रूट ऑफ एफ एक्स, वो रूट के अंदर लिखा है, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। एंड अगर ये 1/√fx होता इस तरह से, तो यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता। एफ एक्स की जो डोमेन है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम पहले वाले केस पे चलते हैं। इसका मतलब x+2, x-3 एंड x-7 एंड x-11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये वेवी कर्व फंक्शन अगर आप जानते हैं वेवी कर्व बनाना, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, पहले 3 नेगेटिव है, एक मतलब 3 यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर है, तो यहाँ पे -2, 3, 7 एंड 11। होपफुली इट इज क्लियर। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इनको 0 करना है आपको ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो फिर दूसरा स्टेप क्या है कि x का साइन देखना है। सब में प्लस है, प्लस प्लस इंटू प्लस 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 प्लस, यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होगा। एंड उसके बाद आपको ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इनके ब्रैकेट चेक करने हैं। 11 का ब्रैकेट जो है वो ऑड पावर का है, तो साइन चेंज होगा। 7 का जो ब्रैकेट है ऑड पावर, साइन चेंज। अगर इवन पावर होता तो नो साइन चेंज। 3 का ब्रैकेट ऑड पावर, साइन चेंज। 2 का ब्रैकेट ऑड पावर, 2 का ब्रैकेट ऑड पावर, साइन चेंज, ठीक है। तो वी वांट कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, वी वांट ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव ना रहे, एक ही बात है। तो जहां जहां पे नेगेटिव है वहां वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी इंटीजर्स आर नॉट इन द डोमेन। तो ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो -2 से लेके 3 और एक 7 से 11, ये आपके पास डोमेन में नहीं होने चाहिए थे। तो कितने इंटीजर आएंगे, -2 से लेके 3। आप 0 भी ले सकते हैं, मतलब -2 भी ले सकते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड उसके बाद 7, 8, 9 एंड 11, ठीक है। तो 0 हो सकता है ना। तो अब मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे आप ये जो नंबर है 2 तो लेंगे। अगर 2 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, -2 लेंगे तो कोई पंगा नहीं है। अगर आपने -1 ले लिया, अगर आपने -1 ले लिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके पास एक -1 वाले दो, मतलब -2 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, बाउंड्री पॉइंट्स को हटा दीजिए, क्योंकि ये इंक्लूड हो सकते हैं। तो इनके बीच वाले नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। तो -1, 0, 1, 2, तो कितने हो गए, -1, आई एम राइटिंग -1, 0, 1, 2, तो 4 तो यहाँ पे हो गए। फिर 8, 9, 10, यहाँ पे 10 रह गया था, 10 भी आएगा, तो 10, ठीक है। 11 आ सकता है। तो कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इसका राइट आंसर है। तो होपफुली वेवी कर्व फंक्शन आपको आता होगा, तो यहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एंड इट इज सेइंग दैट द स्पीड ऑफ अंकित, बृहत और चतुर आर इन द रेशियो 4x, 3x एंड 2x, ठीक है। इफ चतुर टेक्स हाफ एन आवर मोर देन बृहत टू रीच फ्रॉम P to Q, तो P से Q जाने में चतुर को लगता है आधा घंटा ज्यादा फ्रॉम बृहत, ठीक है। दे आर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस, तो स्पीड का रेशियो जो बृहत और चतुर का है दैट इज 3:2। तो जो टाइम का रेशियो बनेगा वो मेरे हिसाब से बनता 2:3, बिकॉज बृहत इज फास्टर, तो मेरे हिसाब से +1 यूनिट का गैप है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स है। इसका मतलब टाइम टेकन बाय बृहत 2 × 30 मिनट, और आई कैन से 1 आवर। और जो चतुर है इसको 2 × दैट इज 3/2, 1.5 आवर है ना भाई, डबल, सॉरी 3 × 1/2, तो ये 1.5 आवर या 1:1/2 आवर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो डिस्टेंस की बात हो गई, ठीक है, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय अनिकेत टू ट्रेवल फ्रॉम P to Q देन Q to P, ठीक है। तो आपकी अनिकेत की वैल्यू निकालनी है कि अनिकेत को कितना समय लगेगा वापस आने में, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस, हाँ, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्टेंस PQ, तो डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं बृहत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ 3x की स्पीड है, जिसको लग रहा है 1 आवर, तो 3x का टोटल डिस्टेंस है, तो 3x का टोटल डिस्टेंस है। होपफुली इट इज क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है 3x है। अब इस डिस्टेंस को अनिकेत से ट्रेवल कराना है, तो वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द अनिकेत। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, तो इसको बैक आना है ना, 3x + 3x 6x, और इसकी स्पीड कितनी है 4x, 1.5 आवर इसको भी लगने वाला है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्पीड कैलकुलेशन है दैट इज 3x, और आपने इसको टाइम एक्चुअली में दे रखा है। आप इसको दूसरे प्रोसेस से करेंगे सेम ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। दैट इज सेइंग P to Q एंड Q to P, तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 3 का डबल 6, और इसकी स्पीड आपको दे रखी है 4x। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एंड ये ग्राफ न जाने मैंने कितनी बार
बता चुका हूँ। देखो आपके पास x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का अगर ग्राफ होता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा है के नंबर, तो एरिया हमेशा 2k² आता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और कैसे आएगा वो भी एक बार बताए। तो देखो ग्राफ की जो शेप है बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये 1,2 आप बना लीजिए। और हर तरफ आपको 3 मूव करना है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है। तो यहाँ पे 3 मूव करेंगे, ये नंबर हो जाएगा, x में 3 मूव करेंगे तो वी विल बी 4,2। एंड यहाँ भी 3 मूव करेंगे, सो वी आर दैट इज 1,5। यहाँ भी जब आप 3 मूव करेंगे तो दैट इज 3 मूव करने पर -2,2। एंड यहाँ भी आपको 3 मूव करना है, तो 2 आप ऊपर नीचे मतलब 1, तब यहाँ से अगर इस ग्राफ को देख लेंगे तो इसका एरिया जो भी आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसका एरिया, एक पार्ट का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने कितना मूव किया 3, हाइट कितना मूव किया 3, तो इट इज 9/2। ऐसे ऐसे 4 ट्राइंगल है, तो 18 इसका राइट आंसर है, जो कि आपके पास यहाँ से देखते ही आना चाहिए था। दैट इज 2k² या 2p², तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। हाँ, तो 18 इसका राइट आंसर था। तो आपको वैल्यू निकालनी है 2p की, गलती मत कर देना, क्वेश्चन पढ़ लेना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p। सो 2 इंटू 18 36 इसका राइट आंसर है। तो हो क्वेश्चन है, बोलता है और इजी है, आप दिमाग लगाना इसमें। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, एक मिनट, हाँ, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स इन ए कॉन्वेक्स डेकागन। तो सबसे पहले डेकागन के बारे में पता होना चाहिए, 10 साइड्स का होता है डेकागन। मस्ट बी राइट और ऑब्ट्यूज, कितने मिनिमम एंगल राइट या ऑब्ट्यूज होने चाहिए। अब देखो डेकागन की जब मैं बात करूंगा तो इसमें कम से कम आप कोई भी ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बना लिया। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ये हमेशा आपके पास 360 डिग्री है, फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है, बट इंटरनल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम बना सकता हूँ, कितने ऑब्ट्यूज बना सकता हूँ, मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एक्सटीरियर कितने बना सकते हैं। तो आप बोलोगे सर आप 3 ही बना सकते हैं, क्योंकि आप सोच के देखो ना, ये आपको ऑप्ट्यूज करने हैं, तो बाकी क्या होने चाहिए। या मैं एक काम करता हूँ, इनको एक्यूट कर लेता हूँ, सो दैट थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एक्यूट के बारे में बात करें तो आप कितने मैक्सिमम एक्यूट बना सकते हो। देखो एक्यूट बनने के लिए ये एंगल आपकी बात करो, तो ये कम से कम कितने आप बना सकते हो। देखो, तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, एक्यूट एंगल होता है 0 और 90 के बीच में, तो 90 भाई मैक्सिमम 490। तो मैक्सिमम आपके पास 490 हो सकते हैं एक्सटीरियर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 490 का मतलब है फिर आपके पास और स्कोप ही नहीं बचेगा, तो आपको स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो एक्यूट आप बना सकते हैं, बाकी इनसे कम, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप 3 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 3, क्योंकि जैसे ही आप 90 कर देंगे तो आपके पास जो चारों के चारों हैं वो फिर 90 बन जाएगा, तो फिर तो स्कोप ही नहीं है डेकागन बनने का। तो 3 आपके पास मैक्सिमम एक्यूट बन सकते हैं बाहर वाले एक्सटीरियर। तो आपसे पास बोलता है राइट और ऑब्ट्यूज कितने बन सकते हैं, तो राइट और ऑब्ट्यूज 7 बन सकते हैं, क्योंकि जब ये एक्यूट होगा बाहर वाला तो अंदर वाला ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो दोनों का सम 180। तो अगर ये एक्यूट है तो इसको ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा, अगर ये राइट है फिर दोनों राइट हो जाएंगे, और एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एक्यूट मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल था बट अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी आपके हिसाब से, क्योंकि जेड में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। that two trains T1 and T2 traveling on the parallel track in opposite direction, right? So we have to make 2 trains. Suppose this is train number 1 and this is train number 2, and they are moving on the parallel track in opposite direction. So this is suppose T1 and this is suppose T2, and M1 and M2 are the 2 person who are traveling in the T1 and T2, हाँ, who are traveling in the T1 and T2। तो यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है। when two trains just to cross each other, मतलब जस्ट ये एक दूसरे के पास में आ चुकी है। M1 who is at the tail of the T1 start running towards the front end, ये इस तरह से अंदर भागता है, इसके अंदर भाग रहा है at the speed of 2 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम M2 who is at the front end, यहाँ पे M2 है,
start running toward the tail at the speed of 3 meter per second, right? And if the length of the train T1 ये 340 मीटर की है, ये 500 मीटर की है, एंड स्पीड जो T1 की स्पीड है 54 kmph है, एंड दैट ऑफ इसकी है 72 kmph, राइट? So in how much time from T1 and T2 start to cross each other will they two person cross each other? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड, इफेक्टिव स्पीड ऑफ M1, क्योंकि M1 उसके अंदर भाग रहा है एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन इधर, तो इसकी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 54 इंटू 5/18, तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में, इफेक्टिव में हम प्लस करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव, प्लस इफेक्टिव की बात करें तो प्लस दोनों तरफ प्लस हो जाएंगे, जैसे बोट एंड स्ट्रीम में इफेक्टिव स्पीड होती है ना कि रिलेटिव स्पीड। तो ये 17 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मान लो यहाँ पे भाग रहा है, ये 17 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से भाग रहा है। एंड अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 72 को भी किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 एंड -3, तो ये 17 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से भाग रहा है, ठीक है। नाउ 17 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, नाउ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट? तो दो दे आर इन द सेम डायरेक्शन एज आई टोल्ड यू, बट ट्रेन्स तो आपस में अपोजिट चल रही है, इसका मतलब जो पर्सन है उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो अब प्लस होगी। हाँ, रिलेटिव स्पीड पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ M1 एंड M2 दैट वुड बी 17 + 17, मतलब वो 17 70 से भाग तो एक दूसरे के जस्ट एक तरह से अपोजिट रहे ना, ये इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड जो है वो एक तरह से 34 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी, इफेक्टिव इसकी 34 हो जाएगी, 17 + 17। सो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, अब सोच के देखो अब डिस्टेंस कितना इनको ट्रेवल करना है क्रॉस करने के लिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो जस्ट 340 मीटर क्रॉस करना है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है। कोशिश करो इसको समझने की, बिकॉज ये यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करता है और ये यहाँ से इसको, तो नाउ ये जो पोजीशन है इस तरह की पोजीशन है, क्योंकि उसने बोला जस्ट अबाउट टू क्रॉस, तो ये इस तरह की पोजीशन है, तो जब ये इस मतलब ये पर्सन यहाँ पे M2 वाला, तो इनको कितना गैप कवर करना है 340 का, और रिलेटिव स्पीड 34 की है, सो 340/17 + 17, तो 340/34, तो 10 सेकेंड इसको लगेंगे क्रॉस करने के लिए। सो होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एंड ये जो PDF है, हाँ ये जो PDF है 100 क्वेश्चंस का, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड 1-2 दिन में मैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, तो यू कैन फाइंड द PDF ऑन द सिलेक्शन क्लासेस का जो PDF द जो टेलीग्राम ग्रुप। So see you in the next video. Till then, you can keep connecting with the selection classes. Bye. Take care.